हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ई लर्निंग विद सोनिया। कल हमने ट्रिक से 12 शेड्यूल को लर्न किया था। आज हम 12 शेड्यूल को डिटेल में पढ़ेंगे। पहले हमने हमारे जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें हमारे कितने शेड्यूल थे? 8 शेड्यूल थे। ठीक है, तो अब क्या किया, उसमें अमेंडमेंट की गई तो उसके बाद हमारे कितने शेड्यूल हो गए? टोटल 12 शेड्यूल हो गए, जिसमें कि मैंने आपको कल एक ट्रिक बताई थी, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, जिससे कि हम लोग बहुत इजी तरीके से क्या करेंगे, 12 के 12 शेड्यूल को लर्न कर सकेंगे। ठीक है, तो उसमें हमारे पास टी से जो पहले आता था, फर्स्ट शेड्यूल जो आता था टेरिटरी, जिसमें क्या आता है हमारा नेम ऑफ द स्टेट एंड देयर टेरिटोरियल यूरिडिक्शन, जिसमें कि हमारा क्या होता है कि हमारी स्टेट होगी या टेरिटरी, उनकी बाउंड्री को लेके जो भी एक्ट बनता है या कोई भी कुछ भी हमारा लॉ बनता है वो किसके अंदर आएगा? वो हमारे टेरिटरी के अंदर आएगा, जिसमें हमारे यूनियन और टेरिटरी होती है। हमारे जैसे कि आर्टिकल नंबर 4 में हमारे बाउंड्री एरिया या उनके नेम को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, उसे हमारे क्या बोलते हैं कि स्पेशल मेजोरिटी की जरूरत नहीं होती, सिंपल मेजोरिटी से भी हम लोग उनका नेम को चेंज कर सकते हैं। अब हमारे पास बोलता है कि जो सेकंड नंबर पे आती है वो हमारी आती है एलिमेंट्स सैलरी। इसमें हमारे क्या बोलते हैं कि जो हमारे टॉप पोजीशन पे जो भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट होती है ना, उनके सैलरी के रिलेटेड ये अब शेड्यूल बनाया गया है। जैसे कि हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हो गए, गवर्नर्स हो गए, स्पीकर्स हो गए, डिप्टी स्पीकर्स ऑफ लोकसभा हो गए, चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा, जजेस ऑफ द हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट ईटीसी। हमारे जितने भी ये टॉप पोजीशन है कॉन्स्टिट्यूशन में, उनके लिए क्या किया गया, उनके सैलरी को लेके ये हमारा शेड्यूल बनाया गया है। थर्ड नंबर पे हमारा जो शेड्यूल आता है वो हमारा आता है एफर्मेशन और ओथ को लेके, जिसमें हमारे यूनियन ऑफ मिनिस्टर, स्टेट मिनिस्टर और जजेस ऑफ हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट, इनके जो ओथ ली जाती है उनके रिलेटेड ये बनाया गया है कि इन सभी इनके जो ये यूनियन ऑफ मिनिस्टर ये अलग से ओथ लेंगे, इनकी ओथ अलग से होगी, स्टेट मिनिस्टर ये अलग से लेंगे, जजेस ऑफ दी हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट इनकी अलग से होगी। ठीक है, तो इसमें ये क्या किया गया है, इसके बारे में बताया गया है। अब हमारे पास फोर्थ नंबर पे जो शेड्यूल आता है, वो आता है हमारे पास राज्यसभा। राज्यसभा की सीट की एलोकेशन को लेके जो हमारा फोर्थ नंबर वाला शेड्यूल आता है, उसमें हम लोग क्या करते हैं कि हमारी जो स्टेट होगी या फिर हमारी यूनियन टेरिटरी होगी, उनको हम लोग कितनी सीट देंगे उसके बारे में इस शेड्यूल में बताया गया है। फिफ्थ शेड्यूल जो हमारा आता है शेड्यूल ट्राइब्स, इसमें हमारे क्या बोलता है कि प्रोविजन होता है रिलेटिंग टू द एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल ट्राइब्स एंड एरियाज। इसमें उन एरियाज या शेड्यूल ट्राइब के बारे में बताया जाता है जिनकी डेवलपमेंट नहीं होती, और ये जो शेड्यूल एरिया जो भी होते हैं इनको कौन बताता है, इनके बारे में कौन डिसाइड करता है कि ये शेड्यूल एरिया होंगे या नहीं, इनके बारे में वो हमारे प्रेसिडेंट होते हैं, वो बताते हैं, इसके बारे में वो डिसाइड करते हैं। अब हमारे पास 6 नंबर पे आता है अदर ट्राइब्स। अदर ट्राइब्स में हमारे जो होता है प्रोविजन रिलेटिंग टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरिया इन द स्टेट ऑफ असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। इनके रिलेटेड जो भी हमारा डेवलपमेंट के लिए कुछ भी अगर कोई लॉ बनता है वो सब इसमें आता है, जो इन स्टेट के अंदर आता है। ठीक है, तो हमारे पास कई बार होता है कि एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि वो कौन सी 4 स्टेट हैं जो हमारे 6 शेड्यूल के अंदर आती हैं। तो मैंने उसके लिए आपके लिए एक ट्रिक बनाई है जिससे आप उसे बहुत इजी तरीके से याद कर सकते हैं। मेघा एटीएम से पैसे निकलवा। अब हमारे पास बोलता है कि मेघा से हम लोग याद कर सकते हैं मेघालय, एटीएम से हमारे पास आता है, ए से हमारे पास आता है असम, टी से आता है हमारे पास त्रिपुरा, और एम से हमारे पास आता है मिजोरम, जिससे कि आप इसको बहुत इजी तरीके से याद कर सकते हैं। अब हमारे पास बोलता है कि 7th नंबर वाला जो शेड्यूल आता है वो हमारा शेड्यूल
किसके रिलेटेड है? फेडरल डिवीजन ऑफ पावर, डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन यूनियन एंड द स्टेट इन द टर्म ऑफ यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट। अब आपको पता ही है हमारे जो है इंडिया में यूनियन ऑफ स्टेट्स है, ठीक है, तो उसमें हमारी एक सेंट्रल, उसमें दो तरह की गवर्नमेंट आती है, एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट आती है, एक आती है हमारी स्टेट गवर्नमेंट। अब क्या होता है कि जो लॉ बनाए जाते हैं या फिर जो भी डिसीजन लेने का जो राइट होता है वो स्टेट को अलग से होता है और सेंट्रल गवर्नमेंट को वो अलग से लेती हैं कुछ सब्जेक्ट पे। तो क्या करता है कि हमारे जो यूनियन लिस्ट होगी, स्टेट लिस्ट होगी, कंकरेंट लिस्ट होगी, ये सब चीजें हमारी इसके अंदर आती हैं। हमारी जो यूनियन लिस्ट है उसमें हमारे 100 सब्जेक्ट आते हैं, जिसमें कि हमारा जो लॉ जो बनाया जाता है, जितने भी लॉ बनाए जाएंगे इस पे, वो कौन बनाती है? हमारी पार्लियामेंट बनाती है, ठीक है। सेकंड नंबर पे हमारी जो लिस्ट आती है वो स्टेट लिस्ट आती है, जिसमें 61 सब्जेक्ट हैं, और 61 जो सब्जेक्ट हैं इस पे जो लॉ जितना भी लॉ बनाने का जो राइट होगा वो हमारी किसके पास होगा? स्टेट लेजिस्लेचर के पास होगा। थर्ड नंबर पे हमारी आती है कंकरेंट लिस्ट, जिसमें हमारे 52 सब्जेक्ट है। उन 52 सब्जेक्ट के जो लॉ बनाए जाएंगे वो हमारी पार्लियामेंट भी बना सकती है और स्टेट लेजिस्लेचर भी बना सकती है। माना कि स्टेट गवर्नमेंट और पार्लियामेंट ने क्या किया कि सेम ही सब्जेक्ट पे लॉ बना दिया, फिर ये कैसे डिसाइड होगा कि वो लॉ कौन सा माना जाएगा? जो हमारी पार्लियामेंट बनाएगी लॉ वही लॉ माना जाएगा, बाकी जो स्टेट वाला लॉ है वो नहीं माना जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास 8 नंबर पे जो आता है वो आता है हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज। अब जो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 22 लैंग्वेज रिकॉग्नाइज की गई हैं। पहले हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 14 लैंग्वेज थी, बाद में अमेंडमेंट के बाद इसमें 8 जो लैंग्वेज थी और ऐड की गई थी, ठीक है। अब 21st अमेंडमेंट जिसमें कि हमारी सिंधी ऐड की गई थी 1967 में। उसके बाद हमारी 71st अमेंडमेंट एक्ट 1992 जिसमें हम लोगों ने नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी ये सब चीजें ऐड करी गई थी। कोंकणी हमारी कहाँ पे बोली जाती है? गोवा में बोली जाती है, और मणिपुरी हमारी कहाँ बोली जाती है? मणिपुर में। 92nd अमेंडमेंट एक्ट 2003 जिसमें हमारी बोडो, डोगरी, मिथाली एंड सिंथाली जो है वो जोड़ी गई थी, ठीक है। अब इसमें एक चीज नोट करने वाली है, जो हमारी इंग्लिश लैंग्वेज है वो हमारे, इसमें एक बात को नोट करना कि जो हमारी इंग्लिश लैंग्वेज है ना वो हमारे 8 शेड्यूल में ऐड नहीं की गई है, ठीक है। हमारी जो इंडिया की टोटल कितनी लैंग्वेज है? 22 लैंग्वेज है जो कॉन्स्टिट्यूशन में बताई गई हैं। अभी ये जो 3 हमारी जो अमेंडमेंट हुई हैं इनको आप बहुत अच्छे तरीके से याद कर लेना, क्योंकि इनमें ये पूछा जाता है कई बार पेपर में कि हमारे 92nd अमेंडमेंट से कौन सी लैंग्वेज ऐड की गई थी, या फिर 71st अमेंडमेंट से कौन सी लैंग्वेज ऐड की गई थी, या फिर कई बार ये भी पूछ लिया जाता है कि ये कब की गई थी, अमेंडमेंट कब की गई थी, कौन से ईयर में की गई थी। तो आप इसको लर्न कर लेना, अच्छे से याद रखना इस बात को। उसके बाद हमारे पास कौन सा एक्ट आता है, वो शेड्यूल आता है, वो आता है हमारे पास 9th शेड्यूल, जिसे कि हम लोगों ने फर्स्ट अमेंडमेंट 1951 के तहत क्या किया गया था, लेके आए थे इसमें, ठीक है। ये हमारा पहले आपको मैंने बताया कि 8 शेड्यूल थे, उसके बाद ये क्या गया कि 9वां शेड्यूल उसमें क्या किया गया था, ऐड किया गया था, ठीक है। अब हमारे पास बोलता है कि ये जो 9 शेड्यूल है इसमें क्या होता है? 9 शेड्यूल में क्या होता है कि जो स्टेट का लेजिस्लेचर होता है ना वो क्या करता है कि लैंड रिफॉर्म, ठीक है, जो होता है, या फिर एबोलिशन ऑफ जिम्मेदारी जो सिस्टम है, उन पे जो लॉ बनाए गए थे वो हम लोगों ने 9 शेड्यूल में क्या किए गए थे, ऐड किए गए थे। अब मैं आपको बताती हूँ कि जमींदारी सिस्टम क्या होता है। जमींदारी सिस्टम क्या होता है कि हमारे पास क्या होता है कि जो जमींदार होते हैं उसके पास बहुत सारी जमीन होती है, तो वो क्या करता है कि वो जमीन क्या करते हैं, छोटे छोटे जो किसान होते हैं उनको क्या करते हैं, ठेके पे दे देता है कि वो हमारा काम करो, हम थोड़ी फसल ले लेना और बाकी हमें रेंट दे देना। तो वो जमींदार क्या करते थे कि उनसे ज्यादा रेंट ले लेते थे, तो
तो इसको ठीक करने के लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारे एक्ट बनाए, ठीक है। तो बहुत सारे एक्ट बनाएंगे, पर जो लैंडलॉर्ड थे उनका वो फिर क्या कर चले जाते थे, कोर्ट में चले जाते थे कि हमारे जो हमारी जमीन है उसका हनन हो रहा है। तो फिर कोर्ट में चले जाते थे। तो फिर जो गवर्नमेंट थी ना, उसने क्या किया गया कि इस पे एक्ट बना दिया गया, जिसे 31B में डाल दिया गया और इसे 9 शेड्यूल में डाला गया है। उसके बाद हमारा जो 10th नंबर पे आता है डी पे, वो आता है हमारा डिफेक्शन एंटी डिफेक्शन लॉ, जिसे हम लोगों ने 52nd अमेंडमेंट एक्ट 1985 में ऐड किया गया था। अब डिफेक्शन और एंटी डिफेक्शन होता क्या है वो मैं आपको बताती हूँ। क्या होता है कि हमारे जो नेता होते हैं वो क्या करते हैं कि अपना, कई बार पहले क्या होता था कि जो हमारे नेता हैं वो क्या करते थे कि पार्टी चेंज कर लेते थे, उनको कुछ पैसे दे देती थी दूसरी पार्टी, वो क्या करते थे कि अपनी पार्टी चेंज करके दूसरी में चले जाते थे। इन सब चीजों को रोकने के लिए जो हमारी गवर्नमेंट है, उन्होंने क्या किया गया, 52nd अमेंडमेंट एक्ट 1985 उसको लेके आए थे। इसमें क्या होता है कि अगर कोई नेता कोई पार्टी चेंज करता है या ऐसे पैसे लेके पार्टी चेंज करता हुआ पाया गया, तो उससे क्या होता है कि उसकी जो होती है, जो उसकी एमएलए की सीट होती है या जिस भी सीट से वो लड़ रहा होता है, वो उसको क्या कर देते हैं, रद्द कर देते हैं, या फिर उसको वो क्या कर देते हैं कि इलेक्शन नहीं लड़ने देते, कुछ टाइम के लिए उसको बैन कर देते हैं, कुछ ऐसा होता है, ठीक है। तो ये अब हमें क्या बोलते हैं, कई बार क्या बोलते हैं कि पूछा जाता है जो हमारा डिफेक्शन एंटी डिफेक्शन लॉ है, ठीक है, वो कौन से अमेंडमेंट के थ्रू हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लाया गया था। तो मैं आपको उसकी एक ट्रिक बताती हूँ, ठीक है। 52nd अमेंडमेंट, आपको तो पता ही है कि हमारे जो नेता है जब इलेक्शन लड़ते हैं तो वो क्या करते हैं कि जनता को बहुत सारे लालच देते हैं कि आप हमें वोट दीजिए, हम आपको ये वादे पूरे करेंगे, वो वादे पूरे करेंगे, ठीक है। तो वो 5 साल में हम आपके ये वादे पूरेंगे, तो वो वादे पूरेंगे, बाद में वो करते नहीं है। तो उसी से हम याद करेंगे 5 साल वोट दो, ठीक है, 5 साल वोट दो। इससे हम लोग क्या करेंगे, इसको बहुत इजी तरीके से याद कर सकते हैं। ये पूछा भी जाता है, कई बार ये पेपर में पूछा भी गया है, ठीक है। उसके बाद हमारे जो 11th शेड्यूल जो आता है वो आता है हमारी पंचायत को लेके, ठीक है। पंचायत में क्या होता है कि हम स्पेसिफाई द पावर्स, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पंचायत, ठीक है। हमारे क्या बोलते हैं कि पहले जो पंचायत थी ना, उसमें हमारे जो इलेक्शन थे वो भी अच्छे तरीके से नहीं होते थे, ठीक है। तो जब तक ये अमेंडमेंट नहीं लेके आए थे, तो फिर गवर्नमेंट ने क्या किया कि 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992 लेके आए, जिससे कि हमारे जो पंचायत के जो इलेक्शन है हर 5 साल बाद जो होते हैं, इसमें कितने 29 मैटर जो हैं ऐड किए गए हैं। हमारे जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, पावर्स होती हैं, ठीक है, ये सब किसको दी जाती हैं, पंचायत को दी जाती हैं। 12th नंबर पे हमारे पास आता है म्युनिसिपैलिटीज। इसमें क्या होता है कि जो हमारी जो पावर्स होती हैं, अथॉरिटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ म्युनिसिपैलिटीज, उनके लिए म्युनिसिपैलिटीज, हमारा जो 12th शेड्यूल है म्युनिसिपैलिटीज, वो स्पेसिफाई द पावर, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ म्युनिसिपैलिटीज। इसमें क्या किया जाता है, हमारे जो अर्बन एरिया होते हैं ना, उनकी डेवलपमेंट के लिए जो एक पार्टी म्युनिसिपैलिटी बनाई जाती है, जो कि उसकी साफ सफाई या फिर और चीज़ों के लिए कि जो लोग वहाँ पे रह रहे हैं उनको कोई प्रॉब्लम ना हो, उनके जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं वो म्युनिसिपल पार्टी के पास होती हैं। तो इसमें हमारे 18 मैटर्स होते हैं, और इस शेड्यूल को हम लोग किस ऐड किया गया था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 74 अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992। अब हम लोग क्या कर सकते हैं कि हमारे जो है ये जो इसका एक्ट है 73rd अमेंडमेंट और 74th अमेंडमेंट, ये हम लोग बहुत इजी तरीके से याद कर सकते हैं। जैसे कि हमारा 11th जो शेड्यूल है वो है पंचायत और 12th शेड्यूल है म्युनिसिपैलिटीज। तो 73rd अमेंडमेंट आ जाएगी हमारी पंचायत की, और 74th जो अमेंडमेंट है वो हमारी आ जाएगी किसकी, म्युनिसिपैलिटीज की। तो मैंने आपको ये सारी चीजें समझा दी। अगर आपको कोई इस
टॉपिक को लिख के कोई डाउट है तो प्लीज मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, ठीक है। और थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।